नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आज अपन इस नई सीरीज़ के माध्यम से NCERT 6 क्लास की हिस्ट्री विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके अंदर आपके जितने भी अध्याय रहेंगे उन सबको अपन क्रमानुसार पढ़ेंगे और उसके अभ्यास प्रश्न और आपके किस तरीके की क्या जानकारी रहती है उन सब की चर्चा करने वाले हैं। और आपकी पुस्तक का जो नाम है हमारा अतीत, पुस्तक का क्या नाम है? हमारा अतीत। तो सबसे पहले हमारा अतीत फर्स्ट, इसके अर्थ को जानते हुए अपन आगे बढ़ेंगे कि हमारे अतीत का मतलब क्या होता है। तो हमारे अतीत से तात्पर्य है बीता हुआ समय। अतीत किसको कहते हैं? अतीत जो है वो कहते हैं बीता हुआ समय। कैसा समय? बीता हुआ समय। कैसा समय? बीता हुआ समय। और अतीत को समझने के लिए हम जिस शब्द को ज़्यादा महत्व देते हैं वो है इतिहास। यानी अतीत को अपन इतिहास के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। यानी अतीत का मतलब है हमारा बीता हुआ समय, इसलिए अपन इसको कहते हैं हमारा अतीत। ठीक है। और ये जो अतीत शब्द है इसको अपन अगर अच्छे से समझें तो इतिहास शब्द को लेकर समझ सकते हैं। जैसे इतिहास का मतलब होता है बीती हुई समय में जो घटनाएं घटित हुई है उनका अगर अपन अध्ययन करना चाहें तो वो इस इतिहास के माध्यम से कर सकते हैं। तो इतिहास की परिभाषा क्या बनेगी कि वे घटित घटनाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है उन्हें इतिहास कहा जाता है, या फिर अतीत कहा जाता है, या फिर अतीत में उनका अध्ययन करते हैं, या फिर इतिहास में उनका अध्ययन करते हैं। तो क्या मतलब बना कि वे घटित घटनाएं जो हमारे जीवन को क्या करती हो, प्रभावित करती हो, उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन को क्या करती हो, प्रभावित करती हो, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे चलते, वैसे मैं आपको लिखवा दूंगा सारी चीज़ें, लेकिन आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब आपके सीधा स्टार्ट करते हैं कौन कौन से अध्याय रहेंगे इसके अंदर। सबसे पहले आपका अध्याय है क्या, कब और कहाँ और कैसे, ये अध्याय है। और आपके टोटल जो अध्याय है इसके अंदर है 11। ठीक है। सभी अध्यायों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका अध्याय है का, क्या, कब और कहाँ और कैसे। ये आपके अध्याय का नाम है। ठीक है। कैसे पता लगाएं, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस चीज़ को मैं पढ़ूंगा, आपको इसमें पढ़ना है। ये जानने के लिए कल क्या हुआ था तो तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। आपको अगर कल की जानकारी चाहिए यानी बीते हुए कल की, तो आप क्या करोगे? रेडियो सुनोगे, टेलीविज़न देखोगे, या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी स्मृति का मतलब है याद। स्मृति का मतलब क्या है? स्मृति का मतलब क्या है? याद हो। ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इतिहास को देखना पड़ेगा। जैसे इस लाइनों के अंदर ये समझाया गया है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है तो आप क्या करोगे? अगर कोई कल की घटना है, आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि भाई कल क्या हुआ था, तो या तो तुम रेडियो सुनोगे, या फिर तुम टेलीविज़न देखोगे कि भाई कल क्या हुआ था। ठीक है। या फिर तुम अखबार पढ़ोगे, ये चीज़ें करोगे। ठीक है। अगर कुछ समय पहले की बात आपको जाननी है, यानी 2023 चल रहा है, अगर आपको 2022 की जानकारी चाहिए तो आप क्या करोगे? किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करोगे जिसको उसके बारे में या उस समय की स्मृति हो, यानी उस समय के बारे में उसको कुछ याद हो। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ इसकी अगर जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आपको क्या जानना पड़ेगा? इतिहास जानना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे देखो, अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जानना जाता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय पर बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर वो कौन कौन से गीत गाते थे। ये सारी जानकारी हम अतीत के बारे में जब पढ़ते हैं तो हमारे को पता चलती है। ठीक है। अब है सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे। ठीक है। अब आपको मैं जो चीज़ अंडरलाइन करूँगा यानी हाईलाइट करूँगा उस चीज़ को आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन करोगे
कि ये चीज़ अपने लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट या आपके इस पुस्तक में इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे अब मैं यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ, मानचित्र पृष्ठ 1 पर, यानी मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 पर नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे और इनके आसपास के जंगलों में विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रहण किया करते थे और जानवरों का आखेट अर्थात शिकार भी करते थे। इस चीज़ को अंडरलाइन किया आपने। इस चीज़ को अंडरलाइन करने का मतलब क्या रहा कि यहाँ पे जो लोग रहते थे, कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। अब नर्मदा नदी कहाँ है वो अपन अगले पेज में देखेंगे, ठीक है। अब नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले जो लोग थे वो थे कुशल संग्राहक। यानी कुशल संग्राहक का मतलब क्या हुआ? कुशल संग्राहक का मतलब हुआ चीज़ों को एकत्रण करना। और दूसरी बात क्या है? जानवरों का आखेट करना। यानी यहाँ रहने वाले लोग क्या करते? जानवरों का शिकार करते थे। तो नर्मदा नदी के पास से हमारे को किसकी जानकारी मिलती है? चीज़ों को संग्रहण करने की तथा जानवरों के शिकार करने की जानकारी मिलती है। ये आपके आगे प्रश्न में आएगा, तो यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ो। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब तुम उत्तर पश्चिम और सुलेमान की किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, लगभग क्या 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया और इन्होंने यहाँ पे भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू पशु बनाना शुरू किया। जैसे अपन ने पीछे नर्मदा नदी वाला पढ़ा, नर्मदा नदी में अपने को किसकी जानकारी मिलती है? एक तो संग्राहक की, कुशल संग्राहक यानी चीज़ों को एकत्रण करने की, और जानवरों के आखेट की जानकारी मिलती है किस नदी से? नर्मदा नदी से। उसी प्रकार ये जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से हमारे को किसकी जानकारी मिलती है? 8000 वर्ष पहले यहाँ के जो लोग थे वो क्या उगाते थे? गेहूँ और जौ उगाते थे, ठीक है। और यहीं से हमारे को भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु पालने की जानकारी भी मिलती है। तो दो चीज़ें पढ़ी, पहली नर्मदा नदी जहाँ से हमारे को आखेट तथा संग्रहण की जानकारी मिलती है। दूसरा अपन ने पढ़ा अभी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से अपने को क्या जानकारी मिलती है? यहाँ पे जो लोग 8000 साल पहले लोग रहते थे वो सबसे पहले यहाँ पे गेहूँ उगाते थे और उसके बाद में जौ उगाते थे, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे भेड़, बकरी और गाय को पालतू पशु के रूप में पालना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारे को कृषि के साक्ष्य मिलते हैं और पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशु पालेंगे तो पशुपालन हो गया। अब आगे देखो, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो तथा भारत के मध्य में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले मानव ने चावल उपजाना शुरू किया, चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब आप मानचित्र में आ जाओ। सबसे पहले अपने को कौन सी नदी देखनी है? नर्मदा नदी देखनी। कौन सी नदी देखनी है? नर्मदा नदी देखनी। कहाँ है नर्मदा नदी? झेलम, सिंधु, नर्मदा नदी का पता लगाओ कहाँ पे है नर्मदा नदी। ये रही, इसको अंडरलाइन करो नर्मदा को। नर्मदा नदी को अंडरलाइन किया, ये लो। अब इस नर्मदा नदी के पास से अपने को क्या मिला है? यहाँ से मिला है क्या? संग्रहण। और तो नर्मदा नदी को अंडरलाइन करते हुए इस तरीके से लिखिए यहाँ पे, संग्रहण और क्या चीज़ मिली? आखेट। नीचे लिख दो आखेट, आखेट, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कौन सी नदी की बात की थी? उसके बाद में की थी अपन ने उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी, ये उत्तर है तो उत्तर में ये किरथर पहाड़ी और ये सुलेमान पहाड़ी। यहाँ से अपने को क्या मिला? एक तो मिला गेहूँ और जौ, और साथ में क्या मिला? पशुपालन, पशुपालन। इन चीज़ों को आप अंडरलाइन करके क्या कर सकते हो? किरथर और सुलेमान से क्या निकाल सकते हो? पशुपालन निकाल सकते हो, गेहूँ और जौ निकाल सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ आ गई। अब उसके बाद में अपन ने पढ़ा था उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो, ये रही आपकी गारो, ठीक है। और मध्य भारत की ये विंध्य की पहाड़ियाँ।
यहाँ से आपको क्या मिलता है, कृषि के विकास के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यहाँ सबसे पहले विद्या क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया गया था। तो आप इन पे लिख दीजिए कृषि, इस पर भी लिख दीजिए कृषि के विकास के प्रमाण। और विंध्य के पास में आपको लिखना है क्या, विंध्य के पास में लिखना है आपको चावल। ठीक है, अब वापस देख लो। सबसे पहले अपन ने देखा था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के पास में क्या मिलता है, संग्रहण तथा आखेट के साक्ष्य मिलते हैं। फिर अपन ने बात की थी उत्तर पश्चिम की किरथर और सुलेमान पहाड़ियों की, जहाँ से गेहूं के और जौ के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, साथ में पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ। और विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर में क्या होता है, हमारे को चावल के साक्ष्य मिलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगा। अब क्या करना है, मानचित्र पर सिंधु मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखो, सिंधु नदी का क्या करना है, आपको पता लगाना है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। तो मानचित्र में जाओ, ये रही आपकी सिंधु नदी, ये है आपकी सिंधु नदी। ये जो यहाँ तक आई हुई है, ये वाली आपकी सिंधु नदी है। ठीक है ना, ये ऐसे। अब सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी होगी, ये होगी आपकी सतलज, सतलज की सहायक होगी व्यास, व्यास के बाद में रावी, रावी के बाद में चेनाब, चेनाब के बाद में झेलम, और झेलम के बाद में ऊपर से एक आती है काबुल। ये आपकी सिंधु की सहायक नदियाँ। ठीक है, अब सिंधु की सहायक नदियों में अपने को किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ पे आप इन पूरे को ऐसे एरो करके लिख लीजिए। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर, आरंभिक नगर के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र से मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, गंगा तथा सहायक नदी सोन का पता लगाओ। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे कई राज्यों की स्थापना की गई। अब दूसरी कौन सी नदी देखनी है, गंगा नदी देखनी। कौन सी नदी देखनी है, गंगा नदी देखनी। तो ये रही आपकी गंगा नदी। कहाँ पे रही, ये रही आपकी गंगा नदी। गंगा नदी में यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से आपकी ये चंबल आके मिल जाती है। चंबल के बाद में आपकी यमुना आती है, यमुना और दोनों यहाँ पे इसके अंदर मिल जाती है। और ये इसके बाद में एक सोन नदी आती है और ऊपर से 2 नदियाँ और आती है, या यहाँ पे मिल जाती है। अब इसने कहा है कि गंगा नदी तथा सोन नदी का पता लगाओ और गंगा के दक्षिणी भाग में। ठीक है ना, गंगा का दक्षिण भाग, ये गंगा का दक्षिणी भाग होगा यहाँ पे। अब इस दक्षिणी भाग वाला जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, मगध कहलाता। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, मगध। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता था, मगध कहलाता था। तो ठीक है, इस पूरे में आपको आपकी अपनी पुस्तक के अंदर सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से लिखनी है कि मगध कहाँ पे था, और संग्रहण आखेट के साक्ष्य कहाँ से मिले, और 4000 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर कहाँ से मिले। ठीक है ना, गारो की पहाड़ियों और विंध्य पहाड़ियों से हमारे को किसके साक्ष्य मिलते हैं, चावल उत्पादन के। इस तरीके की ये सारी जानकारी आपको इसमें फिल करनी है। ठीक है, आगे देखो, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपीय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यहाँ जोखिम भरी यात्रा होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः अभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते हैं। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावाच भी यात्रा किया करते थे।
इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। अब आपको ऐसा कोई वस्तु मिल जाए जो पूरी तरीके से ढकी हुई हो, लेकिन आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि इसको क्या किया जाए, खोला जाए और देखा जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये आपकी जो जानने की इच्छा है इसको क्या कहते हैं? उत्सुकता वश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने जानकारी देगी। आगे देखें, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ठीक है, हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं का पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर भी सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। यहाँ पे कोई खास जानकारी नहीं, यहाँ पे अपने लिए जानकारी। दक्षिण एशिया, अपन जिस महाद्वीप में रहते हैं उसका नाम है एशिया, और एशिया के भी कौन सी दिशा में रहते हैं? दक्षिण दिशा में रहते हैं। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ये जो देश है वो कौन से देश में आते हैं? दक्षिण एशिया महाद्वीप में आने वाले देशों की नाम क्या है या संख्या क्या है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, और अफगानिस्तान, ईरान तथा चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशाल। एक महाद्वीप से क्या है? दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन एक विशाल तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना, तो एशिया महाद्वीप दक्षिण में स्थित है और इसके अंदर क्या है? विशाल समुद्र है, पहाड़ियाँ हैं, पर्वत है, इस कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है या पूछा जा सकता है कि एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो एशिया को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विशाल समुद्र है, यहाँ पे विशाल पहाड़ियाँ हैं, विशाल पर्वत है, इस कारण इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इस एशिया, दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप है, इसके अंदर कौन से देश आते हैं? तो वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ साथ श्रीलंका इस देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। आज लोग यात्रा के यहाँ से हो गया था। देश के नाम, आगे पढ़ रहे हैं, देश के नाम। ठीक है, अपने देश के लिए प्राय इंडिया जैसे शब्द जैसे नामों का प्रयोग होता था। अपने देश के लिए कौन सा प्रयोग शब्द होता है? इंडिया जैसा प्रयोग नाम का प्रयोग होता है। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? तो इंडिया शब्द इंडस से निकला। किससे निकला है? इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपनी एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने या यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा, और ये कालांतर में इंदोस बन गया। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। और भारत नाम का प्रयोग उस उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। इसको समझो, ये जो इंडिया है इसका अपन वर्तमान में प्रयोग करते हैं कि ये इंडिया है। ठीक है, और इंडिया शब्द है वो कहाँ से निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। आज से 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम भाग से आने वाले ईरानी और जो यूनानी लोग थे, उन्होंने सिंधु को क्या कहा? हिंदोस कहा, या फिर इनको इंदोस कहा। और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश का नाम क्या कहा? इंडिया कहा। ठीक है, और भारत क्यों कहा जाता है? तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत का आरंभिक का मतलब है पहला ग्रंथ, जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद है, उसके अंदर देखने को मिलता है। और कृति का मतलब होता है रचना। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे रहते थे, इस कारण इनको कहा जाता था इंदोस। और इंदोस से धीरे धीरे क्या बन गया?
इंडिया बन गया। और भारत कैसे बना, तो उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर क्या था, एक भरत नामक राजा का समूह रहता था, इसके कारण उसका नाम पड़ गया। उसके बाद है अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। अब आपको अतीत की जानकारी प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे, पुस्तकों को ढूंढेंगे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ है या हाथ से निकला है। देखो पांडुलिपि क्या होती है, पांडुलिपि होती है हाथ से लिखी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। और ये जो पांडुलिपि है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो किससे बना है, मेनू से बना है। और मेनू जो है उसका अर्थ क्या है, हाथ या फिर हाथ से निकला हुआ। तो शब्द क्या याद रखना है, पांडुलिपि। पांडुलिपि हाथ से लिखी हुई चीज़ होने के कारण या हाथ से लिखे होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता है। और पांडुलिपि जो है अंग्रेजी के मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द से बना है, ठीक है। या फिर इसका प्रयुक्त होने वाला जो अंग्रेजी में प्रयोग होने वाला जो शब्द है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। और मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर जो मूल शब्द है वो है मेनू, और जिसका अर्थ क्या है, हाथ से निकला हुआ, ठीक है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब ये जो ताड़पत्र है, तो यहाँ पे अपन ने पांडुलिपि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली कि पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है ये मेनू से बना है और जिसका अर्थ है हाथ से निकला। और पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र या फिर हिमालय में उगने वाले भुर्जपत्र या भुर्ज नामक पेड़ की छाल से इसको तैयार किया जाता है। और यहाँ पे आपको ताड़पत्रों से बनी एक पांडुलिपि का पृष्ठ देखने को मिलेगा। ये जो आपका दिख रहा है ये आपकी पांडुलिपि हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके ऊपर लिखा जाता था, फिर यहाँ पे छेद करके इनको बांध दिया जाता था। तो ये एक तरीके से पांडुलिपि का बंडल बन जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखो, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। अब ये पेड़ की बनी होती है, तो पेड़ की कोई भी बनी हुई वस्तु है तो उसको ज़्यादा दिनों तक अपन सुरक्षित नहीं रख सकते क्योंकि उसमें दीमक लग जाती है। तो इनमें से अधिक पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में उपलब्ध होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि से संबंधित कुछ जानकारी लिखी। अब देखो ये पांडुलिपियाँ, इनके ऊपर क्या लिखी होती है, धार्मिक मान्यता है, व्यवहार है, राजाओं के जीवन है और औषधियाँ, यानी जो पुराने ज़माने में जो औषधि होती थी उनकी जानकारी लिखी होती थी। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें कई है वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। हम अभिलेख का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा किसी धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखे होते थे, ठीक है। और कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा तथा रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी कार्यों का विवरण उत्तीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। देख लो पूरी जानकारी। सबसे पहले यहाँ से अंडरलाइन करो कि हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, और अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो अभिलेखों में हमारे को क्या जानकारी मिलती है, ऐसे लेख या पत्थर जो धातु या अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं, ऐसे लेख जिन्हें या तो पत्थर पर उकेरा जाता है या फिर किसी धातु पर या फिर किसी कठोर जगह पर लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। समझ लो एक बार दोबारा, अभिलेख किसे कहते हैं, ऐसे लेख का मतलब लिखना, जिनको या तो पत्थर पर लिखा जाता हो या धातु पर लिखा जाता हो या फिर किसी ऐसी कठोर जगह पर उत्कीर्ण का मतलब होता है उसको खोद करके लिखना, उसे क्या कहते हैं,
अभिलेख कहते हैं, ठीक है। और अभिलेख के अंदर क्या लिखा होता था, जैसे उदाहरण के लिए शासकों की लड़ाई, अर्जित विजयों का लेखा जोखा इनके अंदर लिखा। अब जैसे कोई शासक है, मान लो आप किसी राज्य के शासक हो और आपको अभिलेख लिखना है, ठीक है ना, आपको अभिलेख लिखना है तो आप क्या करेंगे, किस चीज़ के बारे में अभिलेख लिखाओगे, या आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है या फिर आपने कोई किसी साम्राज्य को जीता है तो वो आप उसके अंदर खुदवा करके लिखाओगे, ठीक है ना। तो ये जो आपके चित्र एक दिख रहा है ये क्या है, एक अभिलेख है जो खोद करके क्या हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। इधर आ जाओ, इसके बारे में जानकारी। लगभग 2250 वर्ष पुराना, यानी 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया। ये अभिलेख है वो अशोक ने, राजा अशोक था उसके ने उत्कीर्ण करवाया। इस शासक के विषय, इस शासक के बारे में तुम विषय 8 के अंदर बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी की लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। उसी प्रकार यहाँ पे भी जो ग्रंथ ये जो लिखे जाते थे अभिलेख, इनकी लिपि होती थी। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, और ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक 2 लिपियों से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये जानकारी इसमें देखी, आगे देख लेते हैं कुछ। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं बनी, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विकविद कहलाता है। अब देखो, पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों और बर्तनों और आभूषणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब आपके चित्र आया, इस चित्र को आप अच्छे से देखो। एक चित्र में मटका दिख रहा है, दूसरे चित्र के अंदर ये ऐसे कुछ टुकड़े दिख रहे हैं। अब इनमें क्या है, ये मटका तो प्राचीन ज़माने में प्रयोग लिया जाने वाला एक पात्र है, और ये जो चौकोर कुछ टुकड़े टाइप दिख रहे हैं ये है क्या, सिक्का है। क्या है, सिक्का है, जो आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उपयोग में लिया जाता था। अब देखो, आप तो कहेंगे कि सर सिक्का तो गोल होता है, लेकिन ये उस ज़माने की बात है। उस ज़माने में सिक्का इस तरीके का होता था, यानी ये उस ज़माने की मुद्रा है। क्या है, मुद्रा है। तो उस ज़माने की मुद्रा कैसी है, देखो ऊपर ये चित्र दिया हुआ ये थे, और दूसरे ये कि इस तरीके की मुद्रा है। देखो आगे देखो, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे कौन, पुरातात्विकविद, ठीक है ना। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने होते थे। पुरातात्विकविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते थे, और इससे ये जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। और वनस्पतियों के अवशेष भी बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वहाँ जले हुए रूप में बचे मिलते हैं। क्या पुरातात्विक वेदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिले होंगे। देखो, पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, इतिहासकार जो होते हैं, यानी जो इतिहास को जानने वाले लोग होते हैं, वो इतिहास में स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्रोत का मतलब होता है प्रमाण, सबूत, ठीक है ना, कि भाई इस बात का क्या सबूत है कि उस ज़माने में लोग मछली खाते होंगे, तो भाई मछली के कांटे मिले होंगे, यानी मछली के स्रोत मिले होंगे, या प्रमाण मिले होंगे, या सबूत मिले होंगे। इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उस ज़माने में या प्राचीन ज़माने में लोग रहने वाले मछली खाते होंगे। इस प्रकार से इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पुरातात्विकविद किसे कहते हैं, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विकविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। हमारा अतीत का मतलब क्या है, हम सब का अतीत। आपका पर्सनल अतीत नहीं है, जैसे आप 6 क्लास में पढ़ रहे हो आपका खुद का अतीत होगा, ऐसा नहीं। हमारा अतीत से तात्पर्य है ये जो अतीत है वो हम सब का है, ठीक है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे, ठीक है। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। तो ये सबका अलग अलग जीवन है, सबका अतीत अलग है। जैसे राजा और रानियों का अलग है, किसानों का अलग है, पशुपालन करते थे उनका अलग है, ठीक है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि इस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे।
यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। पुरातत्व की सहायता से हमें अपने जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। तिथियों का मतलब देखो, अगर कोई तुमसे किसी विषय में पूछे कि तुम शायद उस दिन की तारीख या उस माह या वर्ष, जैसे 2000 इस तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से होती है। ध्यान रखना, वर्ष की गणना ईसा मसीह के धर्म प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। वर्ष 2000, जैसे 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद की घटना है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईपू लगता है। जैसे आप कोई इतिहास में जानकारी देखोगे, जैसे मैं बात करता हूँ भाई, ईसा मसीह का जन्म मान लेते हैं 500 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब 500 ईस्वी के बाद में जैसे 501 आएगा तो वहाँ पे क्या लगेगा? 500 ईस्वी लगेगा। अब 500 के बाद में, ये मैं उदाहरण दे के बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे 500 के बाद के अंदर जो डेट आएगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 499, तो 499 के आगे क्या लगेगा? 499 के आगे लग जाएगा ई पू, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की डेट है। और ईसा मसीह के जन्म के मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की डेट है, यानी इनके पहले की डेट है। यानी ये तो 500 में जन्मे, ये कब है? 499 की है, तो इसके आगे क्या लगेगा? ईसा पूर्व लगेगा। और ईसा मसीह का जन्म होने के बाद में, जैसे अपन ने बात की 501, तो इसके आगे क्या लगेगा? ईस्वी लगेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ समझाई गई है कि वर्ष की जो गणना है वो ईसा मसीह के धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियों के आगे क्या लगता है? ईसा पूर्व लगता है। और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की है तो उनके ईस्वी लगेगा, और जन्म से पहले की है तो ईसा पूर्व लगेगा। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कि अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पहले की डेट। और कभी कभी तुम तिथियों के पहले AD, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं ईस्वी, लिखी होती है, जिसका मतलब होता है एंडो डोमिनी। ठीक है ना, एंडो डोमिनी यानी ईसा के जन्म के वर्ष से। तो आपको ये 2 लाइन याद रखनी है। BC को अंग्रेजी में कहते हैं BC कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कहते हैं ईपू। ठीक है ना, हिंदी में होगा ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म से पहले, जैसे 499। ठीक है, और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के जन्म से पूर्व। ये दोनों एक ही चीज़ है। हिंदी में कहते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और अंग्रेजी में कहते हैं BC जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में कहते हैं ईपू जिसका मतलब होता है ईसा पूर्व, यानी ईसा के जन्म के पहले की। और उसके बाद में होता है AD का मतलब होता है एंडो डोमिनी, और हिंदी में कहते हैं ईस्वी, यानी ईसा के जन्म के बाद की, यानी ईसा के जन्म के वर्ष की जो डेट होती है वो होती है। बाकी की रामायण आपको नहीं देखनी है। और उसके बाद में आपको ये चीज़ देखना है, ये है एक लिपि। पहले के ज़माने में जो लोग लिपि का प्रयोग करते थे, इस लिपि से कुछ लोगों ने इसको पढ़ने का प्रयास किया। यानी ये जो पक्षी है इसका मतलब ए है, ये इस तरीके का कुछ बना हुआ, इसका मतलब आर है, ये इस तरीके का बना हुआ है। ठीक है ना, इसको आराम से देखना है। देखने के बाद में कुछ नहीं आपको करना है, और आपके आगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अब अपन कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न आपके कि कौन कौन से प्रश्न है, किस तरीके से है। तो देखो, सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों के लिए मैं अलग से क्लास निकालूंगा। ठीक है ना, उसके अंदर सारे करवा दूंगा अभ्यास प्रश्न। छोड़ो इसको, छोड़ो, अभ्यास प्रश्न के लिए अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बातचीत करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो 6th क्लास में पढ़ रहा है, जिसने अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, तो उसको ये लिंक है, शेयर कर दो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि अपनी अगली वीडियो आएगी तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक बाय बाय।